आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसमें खरीदार की जिंदगी भर की कमाई लगी होती है, लेकिन कई बार कानूनी जानकारी ना होने की वजह से और लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी मालूमात ना होने की वजह से वो कुछ ऐसे डिफेक्टिव लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के लिए कौन सा दस्तावेज, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनको कैसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए, तो आज बात करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े लॉज की। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, जैसे मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। तो इससे पहले कि हम प्रॉपर्टी से जुड़े लॉज के बारे में जानें, पहले बात करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम कहते किसे हैं और ये कितने किस्म की होती है? बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते जी। मैं ख़ास तौर से ये जो सत्यमेव जयते है इसके ऊपर दबाव डाल के इसलिए कह रहा हूँ 3 बार कि अल्टीमेटली सब मिला के जो कोर्ट में मुकदमे आते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, कानून को जो फॉलो करने की बात होती है, उसका मेन मकसद ये होता है कि हम सच्चाई तक कैसे पहुँचें जी। और सच्चाई तक पहुंचने की ज़्यादातर परेशानियां वहां आती हैं क्योंकि दुनिया में जो झगड़े होते हैं उसमें मेन झगड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। किसी न किसी तरह किसी एक झगड़े का ताल्लुक जो है या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होता है जी। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सिचुएशन में कि प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। देखिए, आम तौर पे जो लीगल पार्लेंस है इसमें तो है कि प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जिसका कि ताल्लुक ज़मीन से है, जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे जेवरात हैं, सामान हैं, हर वो सामान जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जी। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी के मुतल्लिक डिस्प्यूट कहाँ होते हैं। देखिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक जो डिस्प्यूट होते हैं वो आम तौर पे बहुत कम और छोटे पैमाने पे नज़र आते हैं। हालांकि इसमें कोई द्वारा नहीं है कि जब से कारपोरेट ला आया है, जब से चीज़ों को ज़्यादातर जो है ये कह लीजिए कि चलते फिरते प्रॉपर्टी भी नज़र नहीं आती है, आँख से नज़र भी नहीं आती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी होती है जी। जिसको कि हमारा कानून बहुत पहले से रिकॉग्नाइज़ किया था। जैसे इंसान की अपनी इज्जत, वो भी एक प्रॉपर्टी के ज़मरे में आती है। जैसे आपका बैंक बैलेंस, जैसे आपके और कहीं भी शेयर है, तो सब प्रॉपर्टी ही के ज़मरे में आता है। मेन जो झगड़े का बास ख़ास तौर से जो हमारे विलेज साइड में होता है वो लैंडेड प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हंगामे होते हैं। झगड़े का बास वही बनता है। चीटिंग पहले सिर्फ़ और सिर्फ लैंडेड प्रॉपर्टी के मुतल्लिक होती थी, लेकिन अब चीटिंग के दायरे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए ख़ास तौर से अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ख़ास तौर से मूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जायदाद अगर ख़रीदना है तो उसके मुतल्लिक कागजात की पड़ताल अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। आम तौर पे जितने भी ज़मीन है हिंदुस्तान के, उसके बहुत पहले 400-500 साल। माजरत के साथ आपको मैं रोकना चाह रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं तमिलनाडु से, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। डॉक्टर समीना, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं समीना, क्या सवाल है आपका? वकील साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम, फरमाएं। जी, शुक्रिया। वकील साहब, आपको एक जहमत दे रही हूँ, ये मालूम करना था कि मैंने यहाँ पर तमिलनाडु में जमीन खरीदी है, तो उसका अभी पता चला है कि उसमें पट्टा भी कुछ होता है, वो उन्होंने हमें नहीं दिया। और हम तो जमीन के कागजात तो दे दिए हैं, लेकिन क्या उसका पट्टा होता है कुछ इस तरह का जिससे उसके इख्तियारात होते हैं उसको सेल करने के या घर बनाने के? तो आपसे मालूम कर, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आपके सवाल से ये नहीं साबित हो रहा है कि क्या वो फ्री लीज होल्ड है
या पट्टे पे है। अगर कोई ज़मीन पट्टे की है तो उसका ट्रांसफ़र पट्टा ही हो सकता है। अगर ज़मीन फ्री लीज़ की है तो फिर उसका जो है रजिस्ट्री हो सकता है। हिंदुस्तान के जितने भी ज़मीन हैं उन सबकी पैमाइश है, सबका खसरा नंबर है। हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होता है, या तो आम इंडिविजुअल होता है, या सरकार होता है, या सरकार के कोई अदारे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी को ख़रीदने में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उसके नाम से है या नहीं, यानी कि फ्रीली वो मालिक है कि नहीं उसका। अगर वो मालिक है तो उसके लिए वही जो कागजात होते हैं सब रजिस्ट्रार के पास, वहाँ से उस चीज़ का सर्टिफाइड कॉपी लिया जा सकता है। आज के तारीख़ में ऑनलाइन भी चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन भी लैंडेड प्रॉपर्टी आ गई है, उससे भी एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन बेहतरीन यही होता है कि जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में ये मालूम कर लें कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है। और उसमें कहीं कहीं चीटिंग, जो बड़े पैमाने पर चीटिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि बहुत से लोग हैं जैसे कई एकड़ ज़मीन या कई करोड़ की या अरबों की शहर में जो लैंड है, वो पता ये चलता है कि किसी बैंक को लोन दे के उस पर कर्ज दिया गया है। चीटिंग इस तरह से भी नज़र आ रही है कि पता चला कि आपने बैंक से लोन ले लिया उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, लेकिन प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर ये चढ़ाया नहीं गया है कि मॉर्गेज है या नहीं है। अब ऐसे में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर जाके तहसीलदार के पास या रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब इंक्वायरी करते हैं, जब वहाँ से कागजात हासिल करते हैं, तो पता चलता है कि वो जो है मॉर्गेज नहीं है। अच्छा, इसी को बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेने के बाद आदमी जो है, कोई भी आदमी उसका जांच पड़ताल करवाता है, तो जांच पड़ताल करवाने पर अक्सर ये नज़र आ जाता है कि साहब उस प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज नहीं है, नहीं उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन है। ख़रीदने के बाद पता चला कि कोई दूसरा आदमी आ जाता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी आपने लिया है ये तो मेरे पास मॉर्गेज है। तो ऐसे सिचुएशन में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप उस प्रॉपर्टी के मुतालिक पैसा दें या उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से कराएं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, सैयद मोहम्मद हुसैनी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल बताएं। जी वकील साहब, मेरे वालिद साहब की 55 एकड़ जमीन है महिंद्रा फैक्ट्री के सामने, गुरदीपाल गुड़ के गाँव है जी। नहीं, हमारी जमीन है थोड़ी यहाँ महिंद्रा के सामने जी। महिंद्रा फैक्ट्री के सामने जहराबाद रोड पे है जी। थोड़ी जमीन है, 55 एकड़ जमीन इनामी लैंड है। वो हमारे वालिद साहब करने को दिए थे वो जमीन। जी। उसके बाद वो जमीन वाले क्या करे बोले तो हम आना जाना छोड़ दिए, हम छोटे थे। उसके बाद हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। परसों वहाँ पर डॉक्यूमेंट वो तहसील से हमारे एक दोस्त बोला तुम्हारी जमीन है बोले तो निकाले हम डॉक्यूमेंट। जी। वो डॉक्यूमेंट लेके मैं जमीन वाले के पास गया जो काबिज है जी। उनसे जाके बोला भाई ये जमीन हमारे बाबा के बेचे क्या? जी। तो नहीं, आपके वालिद साहब हमको DSO है। मतलब से DSO है आपको? जी। तो नहीं, हमारे को रजिस्ट्री मतलब पेपर बताओ। जी। तो पेपर नहीं के मेरे पास नहीं बताता बोले। जी। तो उनको बताना देखो मैं केस करता हूँ जमीन के ऊपर बोलते। मैं हमारे वकील साहब हैदराबाद के थे, उनके से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में वकालत करते हैं। जी। तो उन्होंने बोले ठीक है लाइए साहब पेपर बोल। तो मैं पेपर ले आके दिया साहब उनको। देने के बाद उन्होंने बोले साहब ये केस को आप किस हिसाब से लड़ना चाह रहे हैं? मतलब आप बोलिए सर कैसा लड़ेंगे? जी। तो उन्होंने पैसा लगता है, पैसा लगाने तैयार है क्या? बोलते ठीक है सर, हम 6 भाइयाँ हैं। जी, देखिए आपका मैं सवाल समझ गया। आपका कहना यह है कि आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपके फादर के नाम से प्रॉपर्टी है, जो कि महिंद्रा के सामने है वो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। लाजमी है कि आज की डेट में वो काफ़ी कीमती हो गई है। आपको जब पता चला तो आपने कानूनी राय ली, लेकिन कानूनी राय आपको वाज़ेह नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं कि लैंडेड प्रॉपर्टी भी है, अगर उसके ऊपर किसी गैर का कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा 12 साल से ज़्यादा का हो गया है, नहीं वो मकान, नहीं वो ज़मीन का कोई किराया देता है, नहीं किसी किस्म के उसके नाम से पट्टा है, तो इसका मतलब ये कि 12 साल से अगर कोई मालिक आकर ये नहीं दावा कर रहा है कि ये मेरा ज़मीन है, इसको आप खाली कीजिए, तो इसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। अगर कोई आदमी किसी ज़मीन का मालिक भी नहीं है, लेकिन वो पिछले 12 साल से ज़्यादा
दिनों तक रहने का प्रूफ है उसके पास, तो फिर मालिक को भी मुकदमा लड़के उसे खाली कराना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि पिछले 12 साल से वो वहाँ पर रह रहा है तो किस हैसियत से रह रहा है, और रहने वाला अगर ये प्रूफ कर दिया कि मैं यहाँ पर पिछले 15-20 साल से रह रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। तो वो प्रॉपर्टी पर जो रह रहा है, जो काबिज़ है, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी वो उसी की हो जाती है बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से, लियाकत अली। हेलो हेलो, लियाकत साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, लियाकत साहब बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, आपको मेरी आवाज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना? आ रही है आपकी आवाज, आप सवाल बताइए। पूछिए। हेलो आपकी आवाज आ रही है, अब सवाल पूछिए। हेलो सवाल पूछिए आप। जी, लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, वो एक जमीन खरीदे थे हम 3 लोग मिलके। जी 2000, हाँ, काफी 2500 गज मुरब्बा गज की जमीन खरीदे 2009 में। अब उसको 2016 से जो है खरीदी करने के बाद हम तीनों पार्टनर अपने अपने बीवियों के नाम पे किए हुए, जी अपने नाम पे नहीं है, अपनी बीवियों के नाम पे तीनों के। अब उसके बाद देखिए सर, 2016 में हम जो है इसको डेवलप किए, बाउंड्री बनाए, सब कुछ किए, और यहाँ तक के हमारे पार्टनर में एक साहब जो है शादी खाना वगैरह भी चलाने की उनको तजुर्बा है, तो लिहाजा वो उस बात को रखे स्ट्रक्चर कम्प्लीट क्या बोलते हैं आपकी बाउंड्री बनाने के बाद शेड वगैरह डालने से उसका मुआवजा भी ज्यादा आता है, लिहाजा हमने वैसे ही किए। तो अब जो है शादी खाने का स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चुकी। उसके बाद हमारे में डिस्प्यूट्स आ गए अभी। अब वो उस वक्त मैं उनसे यही बोला कि हम तीनों हस्बैंड्स मिलके डेवलप किए हैं जी और ओनर तो हमारे बीवियां हैं, तो लिहाजा ये जो है क्या बोलते हैं आपके एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें तमाम कैफियत होना चाहिए। तो वो बोले कि उस पर ध्यान नहीं दिए। 12 वो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट आ गए और मैं ठहरा रहा, और वो जो है शादी खाना का जो मूल जो है सामान होता है वो ला के शुरू कर लिए, और मुझे जो है एकदम कॉर्नर कर लिए समझिए। और सही से उनसे पूछताछ हुई, बैठक नहीं हो रही है, तो उसमें परेशान हूँ मैं। असल क्या करना है मेरा, वहाँ तक कहाँ तक उसमें जो है मेरी मुदाखलत होती है, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर ये प्रॉपर्टी है, रोजाना आना जाना भी नहीं हो सकता, निगरानी भी नहीं हो सकती। जी, मैं सुन लिया आपकी बात। आप इतना लंबी बात की, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं बताया कि डिस्प्यूट कैसे है, ये तीनों पार्टनर के बीच है या आपसे आपके बीवी के बीच डिस्प्यूट है? आपने जो मेरे सामने सवाल रखा वो ये रखा कि कुछ दिन पहले आप 3 दोस्त मिलके 3 प्रॉपर्टी खरीदे, जिसमें आप तीनों ने अपनी अपनी बीवियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। देखिए, पैसा तो आप लोगों का लगा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी में अब तीनों आप दोस्तों की बीवियां जो हैं वो मालिक हुई। फिर आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको शादी खाने में ट्रांसफ़र किया जाए, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया शादी खाने में, बाउंड्री वाल बनाई, जो चीज़ें हैं वो बनवाई। अब आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, तो डिस्प्यूट जो भी हुआ है उसको यही कहेंगे कि 3 मालिकान, यानी 3 आपकी जो बीवियाँ हैं वो अपने आप में अब इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के पार्टनर हुई और एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के फेवर में काम कर सकती हैं। तो आपने ये क्लियर नहीं बताया कि अगर अभी आपका डिस्प्यूट हो गया है तो आपकी बीवी से हो गया है या उन 2 पार्टनर्स यानी कि उन 2 दोस्त की बीवियों से हुआ है। अगर आपकी बीवी से हुआ है तो आज के डेट में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपकी बीवी की है। अब वो बीवी उन लोगों से किस तरह से डील करती है, उन लोगों के साथ पार्टनर रहती है या नहीं रहती है, पार्टनरशिप तोड़ती है नहीं तोड़ती है, वो उसके उनका अपना मसला है। लेकिन अगर कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे पार्टनर से है, तो आपकी बीवी जो है उस प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करा सकती है, साथ में मैरिज हाउस या शादी घर चला सकती है।
नहीं चला सकती है तो उस पार्टनरशिप को तोड़ सकती है। उसका तरीका होगा, पार्टनरशिप डीड बना होगा। पार्टनरशिप डीड में ये भी प्रोविज़न होगा कि अगर पार्टनरशिप किसी हिसाब से नहीं चल पाए या अगर कोई पार्टनर अलग होना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है वो भी दिया होगा। उसको आप देख लीजिए और अपने लोकल एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। पार्टनरशिप डीड देख के या आप लोगों के सेल डीड्स देखकर एक मसले को हल करा सकता है। इसलिए आप अपने लोकल एडवोकेट से कागजात रखकर उनसे सलाह मशवरा ज़रूर लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है हैदराबाद से, जरीना बेगम। हेलो। हेलो जी, बोलिए। जी बताएं, क्या सवाल है, आपको क्या पूछना है? जी जी मैडम, हमारे पूछना यही बात है, मतलब हमारे नवासे का शादी हुआ था जी। बच्चा अच्छा बीवी को रख रहा था, खाना कपड़ा सब दे रहे थे। उसके लोग जरा सही नहीं होके बच्चों को डोरी केस पूरे घर को डाल दिए। तो पैसे मतलब कोर्ट में वहाँ डाले उले तो नाम कटा है, फिर भी उन लोगों का नाम नहीं कटा। पुलिस वाले पैसे बहुत खा लिए। तो कोर्ट मिर्चल कोर्ट में केस गया तो बच्चों को बुलाए, वहाँ पर बच्चों को पकड़ के जेल भेजा दिए, चर्रापल्ली जेल। बच्चा जेल में है लेकिन बेल नहीं हो रहा। वकीलों को जाके बात कर रहे तो वकील साहब पूछ रहे, मतलब 20,000 डबल परमिशन देना पड़ता बोल के बोल रहे। तो वही आपसे मशवरा करेंगे मैडम, क्या होता, कैसा बच्चा छूटेगा ऐसा। देखिए, आपने जो सवाल किया है ये कि आपका नवासा है, नवासे की शादी की, उसकी बहू आई, यहाँ पे रह रही थी, उसके बाद डिस्प्यूट हुआ और आपके नवासे की बीवी ने पूरे घर पे मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा का नवैयत 2-3 किस्म का है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है और जेल की जो बात आप कर रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 498A 406 का मुकदमा है, यानी कि बहू से जहेज़ मांगना और जहेज़ न देने की वजह से बहू के साथ क्रूएल्टी करना, ये मुकदमा है। ये मुकदमा में आम तौर पे अगर किसी तरह से पुलिस की कार्रवाई में रखना नहीं डाला गया है, सामान जो जहेज़ का है उसको वापस करने के लिए अगर तैयार हैं आप, तो बेल ख़ास तौर से जेल में चले जाने के बाद कुछ दिनों के बाद बेल हो ही जाता है। अब आपका बेल क्यों नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई उन्होंने दूसरे चार्जेस लगाए हैं तो वो अलग बात हो सकती है। अगर सिर्फ जहेज़ और क्रूएल्टी का मसला है तो सामान अगर देने के लिए आप तैयार हो जाएं तो आम तौर पे कोर्ट जो है, ख़ास तौर से दिल्ली में देखता हूँ कि अगर सामान देने के लिए तैयार हो जाते हैं या कोई ऑलरेडी अंदर चला गया है, जेल में है, पुलिस उसको अरेस्ट कर चुकी है, तो बेल मिल जाती है इस ग्राउंड पर कि आप सामान वापस कर दें। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिट्टू शर्मा। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जब हम छोटे थे, हमारे जो फादर साहब थे, जब मिलिटेंसी का दौर था, हम अपना घर बार छोड़ के वहाँ से निकल आए थे। हम सिटी एरिया में रह रहे थे। अभी 12-14 साल से कोई जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा रह रहा है। हमने कोई लिख के नहीं दिया उसको। हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा अपनी प्रॉपर्टी पे जाके बसें। हम रहना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं। अभी क्योंकि 370 हटा है, हम तो बहुत खुश हैं। हम रहना चाहते हैं फिर उस घर में जाके। देखिए, आपने बिट्टू साहब जो आपने सवाल पूछा है उससे 370 से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं कि आपको तो वहाँ से आपके प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है। जब बेदखल किया गया है तो चाहे वो 12 साल हो जाए, 14 साल हो जाए, अगर आपके पास प्रूफ है कि हाँ साहब ज़बरदस्ती आपको वहाँ से निकाला गया है, वो प्रॉपर्टी आज भी आपके या आपके वालिद के नाम से है, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक आज भी आप ही हैं जी। भले ही कोई ज़बरदस्ती आपको कब्ज़े में नहीं लेने दे रहा है, तो आप एक पुलिस में कंप्लेंट करके और जाकर बता सकते हैं कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर सिचुएशन बना कि हमारे जान को ख़तरा आ गया था और ये कि अपनी जान बचाने के लिए हमें इस जगह से जाना पड़ा, ये प्रॉपर्टी हमें वापस कराई जाए। तो आपका कोई हक़ 12-14 साल गुजर जाने के बाद भी ये हक़ आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास उसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक मतलब कि उसका आपने छानबीन क्यों नहीं की। तो प्रॉपर्टी चूँकि आज भी आपके या आपके वालिद के नाम से है, आज भी आप मालिक हैं और प्रॉपर्टी आपको ये दोबारा मिल जानी चाहिए और उसमें कोर्ट की मुदाखलत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सर्कमस्टेंसेस से बता सकते हैं पुलिस को, तो आपको फिर कब्ज़ा वापस दिलाया जा सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं जम्मू से, सोमनाथ आर्या। हेलो हेलो सोमनाथ जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो 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 जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अविनाश गुप्ता बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ये हमारे एक मकान है, काफी देर से फादर ने हमारे नाम किया था, लेकिन बाकी पेपर्स हमारे पास कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, आपने कहा कि आपके फादर ने आपके नाम से किया था, तो जब आपके नाम से प्रॉपर्टी की गई है तो लाजमी है कि वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें भी आपका नाम होगा। और जब आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो, और अगर कोई किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है तो आप उसके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह है, जैसे कि आप जम्मू के हैं और आप बता रहे हैं, अगर कहीं प्रॉपर्टी कश्मीर में सिचुएटेड है जहां आपके नाम होते हुए भी आपको वहां से बेदखल कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल कंप्लेंट करें पुलिस में और नाजायज़ कब्ज़ा छुड़वाया जा सकता है। जी वकील साहब, और भी बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉस से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, बिलाल। हेलो हेलो बिलाल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी हाँ जी हाँ जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? आ रही है। देखिए, पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी, हम 7 भाई हैं। जी बताएं। हेलो वकील साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बिलाल साहब बताइए, आप 5 भाई हैं। 7 भाई हैं। 2 भाई के नाम पे हमारे वालिद साहब प्रॉपर्टी कर दी है। जी जी, ये 7 मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल। जी 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 मोहम्मद बिलाल साहब बताएं। सवाल 2 बताएं, भाइयों के सवाल नाम क्या पे आपका? प्रॉपर्टी कर दिया हमारे वालिद साहब। जी 7 भाई है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आपके वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में अगर प्रॉपर्टी 7 भाइयों में से कुछ प्रॉपर्टी 2 भाइयों के नाम से कर दिए हैं तो वो उनका करने का हक़ है। ये जो आप बता रहे हैं, आमतौर पे आपने सुना होगा कि हिब्बा कर दूंगा, तो ये उनको यह हक़ है कि अपने प्रॉपर्टी को जैसे तबीयत करे वैसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, चाहे तो वो किसी को बेचें या चाहे किसी को दे दें। तो अगर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, अगर ट्रांसफ़र वैलिड है, अगर गिफ्ट, उसको गिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि अगर गिफ्ट उन्होंने किया है और साथ में उस प्रॉपर्टी का अगर पोजेसन भी दे दिया गया है, तो ये गिफ्ट वैलिड है। उनको ये हक़ था, उनका ट्रांसफ़र जो है वो सही ट्रांसफ़र है। जो 2 भाई हैं वो अब उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए इस ट्रांसफ़र के बाद। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, गुफरान। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे बात नहीं हो पाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। एक कॉलर हमारे साथ है पुणे से, सादिक शेख। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल हाँ, बताएं। मैं पुणे से बोल रहा हूँ, सादिक शेख। जी हाँ, तो प्रॉपर्टी अब्बा की है। जी। हाँ, प्रॉपर्टी अब्बा की है और हम 3 भाई है और 1 बहन है और अब्बा हयात है। हाँ जी, तो अब्बा के नाम पे, बेटे के नाम पे करना लाजिम है क्या बहन के नाम पे? जी देखिए, आपके अभी जैसा कि आपने बताया कि आप के वालिद हैं जो कि बाहयात हैं, आप 3 भाई हैं और 1 बहन है। ये नहीं बताया कि आप अपनी माँ के मुतालिक नहीं बताएं। खैर, जब तक आपके वालिद हैं तब तक प्रॉपर्टी के मालिक वो हैं। उनके दुनिया में न रहने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है फिर आपके 3 भाई और 1 बहन में बांटा जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का जो भी सब मिला के इस प्रॉपर्टी का आप 7 हिस्सा कर लीजिए। 1 हिस्सा जो है बहन को दीजिए, 2-2 हिस्सा आप लोग लीजिए। तो जो भी प्रॉपर्टी हो जाएगा उसका 7 हिस्सा होगा। उन 7 हिस्से में 2-2 हिस्सा लड़के ले लेंगे, 1 हिस्सा बेटी आपकी बहन ले लेगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ है इलाहाबाद से, शब्बीर अहमद। हेलो हेलो शब्बीर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ हेलो। जी बताएं क्या सवाल है। हेलो। जी जी, सवाल बताएं। बताएं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आपको जी आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। हमारी आवाज, आपकी आवाज आ रही, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, जी आप आप फरमाएं। सवाल पूछें। हम हमेशा अपने कॉलर अच्छा, से अच्छा, यही अच्छा, कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, उससे हम उनका सवाल सुन पाएंगे और वो हमें सही से सुन पाएंगे। कॉलर हमारे साथ और है मनाली से महबूबा, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल हमारा ये है जी, मैं शादी की थी ना कश्मीर में, श्रीनगर में। जी। तो अब मेरी वाइफ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो जो मेरा है वो मकान है उसके नाम का है। जी। तो बच्चों के नाम कैसे हो पाएगा? तो बच्चों का वहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? जी इनके लिए क्या कानूनी रास्ता है। देखिए, ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि आपकी वाइफ के नाम से जो ज़मीन आपने घर खरीदा था वो कहाँ पे खरीदा था। अगर पुणे में है तो बहुत ही ऑल राइट, तो कोई मसला ही नहीं है। अगर कश्मीर में भी, अगर श्रीनगर में भी आपने ज़मीन खरीदी है और ज़मीन जो है आप अपनी बीवी के नाम से ख़रीदे हैं और आपकी बीवी जो है श्रीनगर की है, तो प्रॉपर्टी जो है वो उसके बच्चों की होगी। उनके इंतकाल के बाद उसके बच्चे जो है उनके बच्चे लीगल ईयर्स हो गए हैं। इसमें किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है सामने। जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं इलाहाबाद से शब्बीर अहमद। हेलो। हेलो। जी शब्बीर साहब बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है जी, मेरी गली में 4 गलियों का पानी बरसाती इकट्ठा होता है। प्रशासन को 1-2 बार कहा है, 3 साल हो गए, कोई सुनता नहीं। मेरे घर में पानी घुस जाता है जी। अब इसका क्या इलाज करें? शबीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आम तौर पे हमारे लोग जो हैं जब तक कि बिल्कुल ज़ाती मसला ना हो तब तक कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं। जी। देखिए, आप इलाहाबाद में रहते हैं, चाहे आप शहर के रहने वाले हैं, बड़े शहर के रहने वाले हैं, छोटे शहर के रहने वाले हैं, कस्बा के रहने वाले हैं, अगर ये सरकार का काम है कि रोड नाले सही करके दें, अगर आपके जो मुतल्लिका यानी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने लेटर लिखा है, उनको आगाह किया है, उसके बाद भी अगर कुछ वो नहीं कर रहे हैं और 3 साल से आप परेशान हैं, तो आप जो है डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं या कोर्ट में एक मुकदमा डाल सकते हैं। और उस मुकदमे में आप ये ले सकते हैं कि मैं इस तरह से और इतना परेशान, मुआवजा का भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर यही है कि आप पहले कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो कि ज़िम्मेदार हैं उसको मेंटेन करने के वहाँ पे लेटर लिखें। अगर उसके बाद भी वो आपके लेटर के रिस्पांस में किसी किस्म के इक़दाम आपके परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं उठा रहे हैं, तो आपको यह हक़ बन जाता है कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से आर्डर लीजिए। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट पूरी मुझे उम्मीद है कि आपके हक़ में फ़ैसला देगा। मैं एक बात करता चलूँ आप लोगों से, मैंने शुरू ही में कहा कि इस किस्म के मुकदमे का चलन यहाँ पर अभी बहुत कम है। इसको लॉ ऑफ टोर्ट्स बोलते हैं। ख़ास तौर से सरकारी महकमों के ख़िलाफ़ ये कानून विदेशों में, ख़ास तौर से यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। आप लोग कदम उठाइए, इसको आगे बढ़िए, अपनी परेशानी को ये कीजिए। हम टैक्स पे करने वाले हैं, हम हर किस्म के रोड टैक्स देते हैं, क्या नहीं देते हैं, और उसके बाद हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती है जिसके कि हम हकदार हैं, बल्कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि हमारा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप उसको रुकवा सकते हैं और मुआवजा भी आप तलब कर सकते हैं। तो आप कदम उठाइए, आप आगे बढ़िए, कानून आपके साथ है। जी पठानकोट से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश। हेलो। हेलो ओम प्रकाश जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? ओम प्रकाश जी, क्या आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, आपकी आ रही, हमारी पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है, आप सवाल पूछें। हमारी आवाज आपको पहुंच रही है कि नहीं? हमारे आपकी आ रही है? हमको आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। आपको पूछना क्या है? हेलो। लगता है किसी वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। लाइन में एक कॉलर हमारे साथ और हैं छत्तीसगढ़ से, हमीद खान। हेलो।
हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हाँ, हमारे लड़के ने एक यहाँ पर प्लॉट इलाहाबाद बैंक से ऑक्शन में लिया था। जी बताएं। हाँ, तो इलाहाबाद बैंक से लिया था और वो उस पे जब वहाँ पर नाम वगैरह की पट्टी लगाने गया प्लाट के ऊपर में, उसके बाद में वहाँ दूसरा दावेदार खड़ा हो गया। हेलो जी, आगे बताएं, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, दूसरा दावेदार और वो तुम्हारा अपना कागज रजिस्ट्री का दिखाने लगा। उसके बाद में फिर हम लोग वो रजिस्ट्रार वगैरह के यहाँ दरखास्त दिए थे उसकी जी जांच वाच कराने की। जी, उन लोग भी कोई क्लियर हमारे पक्ष में नहीं बोले, बैंक वाला भी कुछ बोलता नहीं है जी और फिर हमको कई जगह थाने में भी दिए जी इत्तला और तुम्हारा जो डीएम को भी दिए जी और पीएम कार्यालय में भी लिख के भेजे थे। इलाहाबाद के बड़ी जो शाखा है कलकत्ते की, वहाँ पर भी भेजे थे जी। तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो लोअर कोर्ट में उसने मुकदमा लिखा दिया है, वो चल रहा है पेशी उसकी जी। एक महीने पेशी लग रही है, अभी तक वो पुटअप केस नहीं हुआ, बस जी पेशी लगते जाती है जी। अब हम लोग परेशान हैं, क्या किया जाए। देखिए हमीद खान साहब, आपका जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि आपने जो ये ज़मीन को ख़रीदी है बाकायदा कानूनी तौर पे ख़रीदी है। कानूनी तौर पे का मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी के कागजात बैंक के पास रहे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज थी और जिसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, जिसने लोन नहीं चुकाया था कोर्ट को बैंक को, तो बैंक ने उसको ऑक्शन किया। तो आपकी ख़रीदारी तो बिल्कुल क्लियर लग रही है कि आपने पैसा दिया है उसके बाद ख़रीदा है। अब देखिए इस किस्म की चीज़ों में ट्रांजैक्शन में जो 420 चल रहा है, जिसको कहते हैं 482 जो चल रहा है, वो ये चल रहा है कि कहीं कहीं बैंक के ऑफिशियल्स भी मुलविस पाए जाते हैं। जिस शख्स ने इस कागज़ को दे के प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया है, हो सकता है कि उससे और बैंक ऑफिशियल से किसी किस्म का कन्नाइवेंस हो और सही मानों में जो खसरा नंबर हो, जो खाता खतौनी नंबर हो, उसको बदल कर जो है उस प्रॉपर्टी को बैंक में जो है उसने गिरवी रख दिया हो, मॉर्गेज कर दिया हो, उसके ऊपर लोन ले लिया हो। अब जब उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने उसको ऑक्शन में लिया तो आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचे पोजीशन लेने के लिए सही मानों में, तो वहाँ पर कोई दूसरा क्लेमेंट निकला। और आपके कहने का मतलब है कि वो जो दूसरा क्लेमेंट है उसने उठाकर आप मतलब मुकदमा भी कर दिया है जिसमें आप पेशी भुगत रहे हैं। आपका फर्दर ये कहना है कि आप पुलिस को भी लिखे, डीएम को भी लिखे, लेकिन कहीं मसला हल नहीं हो रहा है। आप बराए मेहरबानी लोकल एडवोकेट से आप मशवरा लीजिए। मेरी राय यह है कि इस मसले को क्रिमिनल एंगल से शुरू से देखना होगा। आपको एक कंप्लेंट देना होगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं मुझसे, आपने बताया है, इसी फैक्ट्स को लिखकर और इस तरह से आगे बढ़िए कि उसमें ये क्लियर ये हो कि आपने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपने जो तरीक़ा अपनाया ख़रीदने का वो भी लीगल था, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर उस प्रॉपर्टी में हम जब गए हैं पोजीशन लेने के लिए, तो वहाँ पर एक तीसरा फरीक आ गया है, जिससे जाहिर ये है कि हमें जो चीज़ ऑक्शन की गई है या जिस चीज़ को बैंक ने अपने पास गिरवी रखा था, जो कागज़ था, वो कागज़ सही नहीं था। और ये बैंक का काम होता है किसी को कागज़ रखने में या प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने में कि बैंक जो है उस प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से छानबीन कर ले। बगैर छानबीन किए हुए अगर प्रॉपर्टी को के कागजात को रखकर बैंक ने लोन दे दिया है और फिर उसको ऑक्शन कर दिया है, तो इसमें बैंक भी मुलविस है। इस एंगल से लेकर आप जो है एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए दरख्वास्त दीजिए। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। अगर वहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है तो आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को लिखिए। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप फिर कोर्ट में आइए या कोर्ट में आप मुकदमा डालिए। जी। और कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ है, रफ़ीक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि हमारे नाना जान की ज़मीन थी जी, तो 4 वो बेटे थे, उनके 4 बहनें थीं, 4 बेटियां थीं, तो हम बेटियों को जो है हक नहीं दिया गया।
अच्छा। अभी वो जमीन जो है हमारे नाना जान के नाम से ही है और हमारे मामुओं ने जो है वो अपने नाम से नहीं की, उसका बंटवारा नहीं किया, अभी हमारे नाना जान के नाम से। अच्छा। तो अब हमें वो हिस्सा लेने के वास्ते क्या करना, और तमाम मामू जो है इस दुनिया से चल बसे। देखिए, आपने ये बताया कि प्रॉपर्टी आपके नाना के नाम से है और आपकी 4 बहनें हैं माँ की, और ये कि आपके जो भी मामू थे अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपके नाना अभी बाहयात हैं। तो देखिए, जब तक वो बाहयात हैं, प्रॉपर्टी चाहे उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या उसमें या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो या दोनों किस्म की प्रॉपर्टी हो, जब तक प्रॉपर्टी उनके नाम से है, वो ज़िंदा है, तो वो मालिक हैं। अब उनके न रहने के बाद जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न होगा वो उनकी 4 बहनों में होगा, और जो इस्लामी कानून कहता है वही कहता है। और अगर आपके मामू के लड़के हैं तो उन मामू के लड़कों का भी उसमें हिस्सा होगा, उसी तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। आपने ये नहीं बताया आप कितने मामू हैं, आप ये नहीं बताया कि मामू का इंतकाल हो गया। अगर एक मामू है तो फिर प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होगा वो 5 हिस्सा होगा, 6 हिस्सा होगा, जिसमें 2 हिस्सा आपके भाइयों को, आपके मामू को जाएगा, एक हिस्सा जो है आपके 4 खालाओं को जाएगा। जी, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है। आप कोई दूसरी लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से, मुकीम। हेलो हेलो मुकीम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से इनसे बात नहीं हो पा रही। एक कॉलर हमारे साथ और हैं जम्मू से, रमेश कुमार। हेलो हेलो। जी मैम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमारे जब बंटवारा हुआ था 1947 में जी, तब मैम हमारे दादाजी यहाँ पे जम्मू में आए थे, मीरपुर से जी। तो मैम अब हमारे दादाजी की भी डेथ हो गई है और फादर साहब की भी और मदर की भी। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे चाचा जी हैं, 2-3 चाचा जी हैं, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो वो कभी कहते हैं कि आपके फादर साहब ने प्रॉपर्टी बेच दी है, अच्छा, आपका जो हिस्सा जो है वो नहीं है। तो हमारे फादर साहब कहते थे कि आपकी जगह वहाँ पे पड़ी हुई है, आप कभी भी अपने टाइम पे जाके आप ले सकते हो। तो फादर साहब की डेथ हो गई, तो उसके बाद में मैम अब अगर मैं अपनी जमीन लेना चाहता हूँ तो वो कैसे? देखिए, पहली बात तो ये रमेश कुमार जी कि आप ज़रा एक ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। अभी आपने जो हमसे बात कही है, ऐसा लग रहा है कि अभी आपने बात सुन के कही है, कि आपके फादर ने बताया है या आपके फादर के दोस्तों ने बताया है। आपके कहने के मुताबिक कि आपकी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपके दादा की थी, ग्रैंडफादर के आपके फादर के अलावा भी और लड़के थे जिनको कि आप चाचा बताते हैं। तो प्रॉपर्टी में आपके ग्रैंडफादर के बाद जो प्रॉपर्टी के मालिक हुए वो उनके बेटे और बेटियों में, ख़ास तौर से उस ज़माने में बेटों में, तमाम बेटों का बराबर का हक़ है। अगर उसमें आपके चचा हक़ नहीं दे रहे हैं तो वह आपका हक़ बाकी है, उसको आप जाकर उनसे क्लेम कर सकते हैं और मुकदमा आप डाल सकते हैं। लेकिन उसको ज़रा एक ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, ज़रा आप देख लीजिएगा कि उस प्रॉपर्टी में आपके ग्रैंडफादर के बाद आपके फादर का नाम चढ़ा था कि नहीं, आपके फादर के भाइयों के साथ। अगर नहीं चढ़ा था तो क्यों नहीं चढ़ा था, या क्या अगर आपके चचा ये कह रहे हैं कि आपके फादर ने प्रॉपर्टी को दे दिया था हमें, तो इसके मुतालिक भी कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर के बाद वो प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट आपके फादर को और आपके फादर के भाइयों को आती है और नाम उनमें सबका होगा। अगर नाम नहीं होगा आपका फादर का तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुफरान। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे बात नहीं हो पाई। हमारे साथ हैं जीत अहमद। हेलो जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ हैं, जीत सिंह। हेलो हेलो जीत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कॉलर से बात नहीं हो पा रही। एक इलाहाबाद से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, शबी अहमद। हेलो हेलो
शबी साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी बताएं, आपकी आवाज आ रही हेलो है? जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी सवाल बताएं। हाँ हेलो जी शबी साहब, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? आ रही है। लगता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कॉलर से सही से बात नहीं हो पा रही है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं जबलपुर से, अजय, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारी कॉलर से बात नहीं हो पा रही है। जैसे वकील साहब, मैंने शुरू में कहा था कि आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। तो जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में आता है, जैसे सेल डीड है, रजिस्टर्ड डीड है या फिर ट्रांसफ़र डीड है। तो ये क्या, इनको किस तरह से एक आम इंसान कैसे समझे? देखिए, जो आम तौर पे जिस प्रॉपर्टी का खरीदना और बेचना जी कानूनी तौर पे जायज़ है, तो उसमें तो किसी किस्म की परेशानी नहीं आती है, ना आनी चाहिए, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का मालिक जो है, ओनर, उसका नाम रजिस्ट्री में मिलता है। उसका उस प्रॉपर्टी में अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका कितना शेयर है वो भी मिलता है। तो उन प्रॉपर्टीज़ में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस एक ड्यू डिलिजेंस है कि प्रॉपर्टी को लेते वक्त ख़ास तौर से मतलब कि एडवोकेट्स को इंगेज करके उस प्रॉपर्टी का मुआयना रजिस्ट्रार ऑफिस में कर लेना चाहिए और फिर उस प्रॉपर्टी को जाके जगह पर भी देख लेना चाहिए क्या वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और रजिस्ट्री में नाम भी है तो फिर आप सेल डीड के लिए एग्री कर सकते हैं, आप पैसा दे सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं नज़र आएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पटना से, मोहम्मद इफ्तिखार। हेलो हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैंने पॉलिसी करवाई थी, उस पर जो है ना बॉन्ड पेपर मेरे पास है और LIC वाले ने बॉन्ड पेपर पर लोन ले लिया है। LIC वाले ने बॉन्ड पेपर पे लोन ले लिया है? हाँ, जबकि बॉन्ड पेपर के पर जो है ना लोन के लिए अप्लाई हमने कभी नहीं किया, फिर भी लोन ले लिया गया। अच्छा, देखिए, आपने ये बताया कि आपने LIC करा रखी थी, LIC का जो बॉन्ड था वो आपके पास है, लेकिन उसमें जो आपने पैसा जमा किया है उसके अगेंस्ट में, यानी उसको मोर्गेज करके उस पर लोन ले लिया गया है। आपका कहना है कि आपने ऐसा कोई लोन नहीं लिया है और नहीं कोई दरख्वास्त दी है और बॉन्ड अभी LIC बॉन्ड अभी आपके पास है। ये कंप्लीट, अगर ऐसा ही बात है जैसा आप बता रहे हैं, तो ये कंप्लीट केस जो है वो 420 का है, 420 का है। आप फ़ौरन एक कंप्लेंट कीजिए थाने में, उसकी कॉपी जो है आप LIC का जो रीजनल ऑफिस है या जो एजेंट है जिसके एजेंट के थ्रू आपने कराया है उसका भी उसमें नाम लिखिए और आप बताइए जो आपने बात मुझे बताई वो ऐसा ही बात बताइए। आगे बस ये लिख दीजिए उसमें अपने कंप्लेंट में कि हमने किसी किस्म का किसी कागज़ पे दस्तखत नहीं किए हैं और ना हमने किसी से लोन लिए हैं, ये कोई आपके साथ 420 किया है, 420 किया है, इसका इंक्वायरी किया जाए। जी, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अजय। हेलो जी मैम। जी बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, आधा एकड़ एक जमीन है। तो ये जमीन जो है जिनसे मैं खरीदना चाहता हूँ ये उनके नाम पर खसरे में तो दिखा रहा है, अच्छा है ना। अच्छा, अब कैफियत में जो है वो किसी और का नाम दिखा रहा है, तो ये मैं कैफियत का जानना चाहता हूँ, ये कैफियत क्या होता है? जी देखिए, इस पर आपसे गुजारिश यह है कि जो कैफियत आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ पे खसरा खतौनी होता है। हो सकता है कि कैफियत जो है वो, अच्छा, तो प्रॉपर्टी का एक खाना होता है, उस खाने में कैफियत हो सकता है, इसका मौजूदा पोजीशन क्या है। तो ज़रा आप किसी लोकल एडवोकेट्स को इंगेज करके इस चीज़ की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक कई जगहों पे लोकल लॉ भी चलते हैं, उसके मुतालिक बनाए गए हैं, कुछ लोकल टर्म्स होते हैं। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि किसी लोकल एडवोकेट से सलाह मशवरा ले लीजिए उन कागजात को दिखा के। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जीत सिंह। हेलो जी बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है? मैडम जी, सवाल यह है कि हमने कोई जमीन पहले खरीदी हुई है 84 में जी। वो हमारे नाम पे सब कुछ है, लेकिन उस पे जबरदस्ती वो लोग कब्जा कर बैठे हैं जिससे हमने जमीन खरीदी थी। अच्छा, अब वो छोड़ नहीं रहा, अब इसको क्या किया जाए? जी ठीक है। पहली बात तो ये कि जीत सिंह साहब, आपने ये नहीं बताया कि 84 में जब आपने ज़मीन खरीद ली थी या जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी
वही लोग कब्जे पे हैं, तो इतने दिन आप क्यों खामोश रहे? अगर ये मसला वो मिलिटेंसी के इलाके का है, उस इलाके में जिसको बोलते हैं कि मिलिटेंसी इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पर तो आपको एक ग्राउंड बन जाता है कि इतने दिनों आप कहाँ थे, इससे पहले क्यों नहीं आए। बाकी अगर आम पीसफुल इलाके में हैं तो फिर आपको ये जस्टिफिकेशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 84 में ख़रीदने के बाद 84 से लेकर अब तक आप क्या कर रहे थे। क्योंकि अगर आपकी अपनी भी प्रॉपर्टी होती बगैर ख़रीदे हुए, तब भी अगर कोई 12 साल से ज़्यादा उस पर काबिज़ है और आपने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है, तो एडवर्स पोजीशन के तहत उसको खाली कराना मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो मालिक बन जाता है। तो आप ज़रा इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। अगर प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है और उस इलाके में ख़रीदी है जहाँ पर किसी वजह से आप जाके कब्ज़ा नहीं ले पाए, तब तो आप जस्टिफाई हैं और आप ये डीले होने के बाद भी आपके पास ग्राउंड है कि आप कंडोनेशन ऑफ डीले के साथ साथ जो है मुकदमा कायम कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने की। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी सवाल ये है, हम लोग जो है ना 7 भाई हैं 2 बहन हैं जी। जी हमारे दादा हजरत की प्रॉपर्टी थी, जो हमारे एक वालिद साहब थे, मतलब एक ही बेटे थे हमारे दादा, वालिद साहब हमारे दादा के। तो वो जो है ना अपनी जिंदगी में, मतलब हमारे दादा जो है हमारे बेटे वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करे थे। अच्छा। तो लेकिन हमारे को जो है ना, खैर हमारे वालिद साहब जो है, एक भाई हमारे, जो 7 भाइयों में एक भाई है हमारे, वो भाई जो है ना अमजद साहब, वो जो है मेरे को जो है ना, मैं बाहर जाके कमा के भेजा, मैं मेरे को जो है ना बाजू में हमें प्लॉट खरीदे थे 100 गज का और भी एक्स्ट्रा सा, तो वो खरीद के भाई की शादी थी हम बेचने के लिए। फिर दोबारा वालिद साहब जो है ना वो बेचने की कोशिश करे, तो उसमें जो है ना ये मेरे नाम का है, ये मेरे जो है ना मेरे को ऐसा दे देना पड़ता आपको, ये वो ऐसा बोल के वालिद साहब बोले कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता भाई, ये ऐसा नहीं है, तुम जो कमा के भेजाए थे वो तुम्हारे को लगा दिए, वो सब कुछ कर दिए। लेकिन जो है अब वो सोचते हैं कि नहीं ये तो खैर ये मेरा है साहब बोल के, बहरहाल कोर्ट केस हो गया। वो कोर्ट केस हो जाने के बाद में फिर जो है कोर्ट केस हमारे फेवर में हुआ वो। उसके बाद में जो है ना जो मौजूदा घर था हमारा 200 गज का जी, जो दादा के नाम की प्रॉपर्टी का था, वो उसमें जो है 80 गज का दावा कर चुके हैं। वो 80 गज का दावा करके फिर जो है उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी कोर्ट में गया केस। उसके बावजूद हम क्या करें कि क्योंकि वालिद साहब के नाम पे नहीं थी, ये नए रहने की वजह से जी, नए रहने की वजह से जो है ना हम क्या करें, वकील साहब के मशवरे से जी, अभी एक भाई के नाम पे करा लो, एक भाई के नाम पे करा लो आप ये प्रॉपर्टी, बोले तो हम ठीक है बोल के वैसा करा दिए थे हम। और वो जब अनमैरिड थे भाई साहब हमारे छोटे भाई साहब, तो अब हम बाद में ऐसा कर लेंगे बोल के उनसे ज़बानी हम वादा ले लिए थे, लेकिन अब वो भाई पलट गए हैं, किसी को भी कुछ भी देने के बाद नहीं कर रहे। देखिए आपके सवाल से ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि आप पूछना क्या चाहते हैं। ऑलरेडी आपने ये बता दिया है कि आपके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के आपके फादर जो है अकेले लड़के थे, उसके बाद जो है आप जो हैं वो 7 भाई और 2 बहन हैं। आप लोगों के बीच कुछ ज़मीन का इधर उधर हुआ है, उसमें मुकदमेबाजी भी हुई है, उसमें आपकी डिग्री भी हुई है, उसमें अमजद साहब जो आपके भाई हैं उन्होंने ज़्यादा ले लिया। ये सब बातें तो आप बता रहे हैं। ऑलरेडी आप मुकदमा जीत चुके हैं, 200 गज़ का जो ज़मीन था उसमें 80 गज़ का भी जीत चुके हैं। लेकिन अब आप ये नहीं बता पा रहे हैं आपका सवाल क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं, वो चीज़ आपके बात से क्लियर नहीं है। जितने सवाल पूछने वाले हैं उनसे गुजारिश यह है कि अपने सवाल को शॉर्ट करने के लिए पहले से जहन में बना लीजिए या सामने जो है 4 लाइन लिख लीजिए कि शॉर्ट में अपनी बात कैसे कही जाए और कैसे उसका फिर जवाब मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इलाहाबाद से, तौहीद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैम ये है कि हम लोग फादर 6 भाई हैं जी, और हमारी 2 फूफी थी। एक फूफी तो पाकिस्तान चली गई जी, और दूसरी फूफी यहीं रह गई इंडिया में। तो उनका नाम तो कट गया खसरे खतौनी से, लेकिन लेटेस्ट खसरा खतौनी निकलवाया है। तो 6 भाइयों का नाम है पापा लोगों का, और फूफी का भी नाम है। लेकिन बाकी 5 भाई लोग चचा वगैरह मिल के उसको आपस में इंजीनियर को बैठा के आपस में ही बंटवारा कर लिया, और उसमें से 6 ही हिस्सा लगाया, फूफी का हिस्सा काट दिया। पहला चीज ये लीगल है या नहीं लीगल, और दूसरी चीज उसमें से हमारा पानी और नाली का रास्ता जो जा रहा है उस पर वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं,
तो उससे हमारा पानी और नाली का दोनों रास्ता बंद कर दिया है। तो इसके लिए मैम किसके पास जाना पड़ेगा पहले हमें? जी, तो इसका राय थोड़ा सा दे दीजिए। जी देखिए, आपके सवाल ने आपने जो किया है उसमें दो नोयत का सवाल आ गया है। एक बात तो ये कि हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में कितनी हुई, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर के 6 भाई थे, 2 फूफियाँ थी, जिसमें एक फूफी वहाँ पाकिस्तान चली गई, एक फूफी यहाँ पे हैं। लेकिन देखिए, एक लैंडेड प्रॉपर्टी आप यूपी के हैं तो यूपी में लैंड डिफॉल्ट के तहत ये जो कानून बना था वो ये कि जो ज़मीन है उस ज़मीन में लड़कियों का हिस्सा नहीं होगा। उस ज़माने में यही कानून था, हालांकि अब ये कानून चेंज हो गया है। बेटी का भी हक लैंडेड प्रॉपर्टी में भी होगा, फार्म के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी होगा। तो उस ज़माने के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी को सिर्फ 6 जगह बांटा गया था तो लैंडेड प्रॉपर्टी है वो राइट थे बांटने में। अब उसके आगे की आप जब बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके और जो भाई हैं वो इस तरह से अपना घर बना रहे हैं कि आपका जो है पानी और हवा बंद हो रहा है, तो उसके लिए उसको इजमेंट्री राइट बोलते हैं। अगर एक आपका पानी का हवा का निकास है, पानी का निकास है और उसको कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन करके, आपका पड़ोसी हो चाहे आपका भाई हो कोई हो, अगर आपका पड़ोसी है इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि आपके पानी के निकास में रुकावट आ रही है, तो आपका इजमेंट्री राइट का वायलेशन हो रहा है। वो आपका हक है, चाहे आप उस जगह के मालिक हो या ना हो। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, उनके खिलाफ इंजंक्शन का सूट डालिए, मुकदमा डालिए और उनके खिलाफ जो है कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाइए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से, अनस। जल्दी से इनका सवाल सुनते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। हेलो जी मैडम, बात कर सकता हूँ? जी अनस, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारे वालिद साहब का एक मकान है जी जिसमें हम रहते हैं, वो 2 जनों के नाम है, मेरे वालिद साहब के और मेरे ताया के। जी, वो ताया हमारे उसे तकसीम नहीं करते, बंटवारा नहीं करते, तो इसका बंटवारा कैसे होगा? हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, हम कोर्ट फीस जमा करें, कोर्ट से बंटवारा कर सके। अब आगे इसका देखिए, बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी में आपके फादर और आपका ताया दोनों लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। अब ये कि आप उस प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते हैं तो उसका बंटवारा बहुत आसान है। अगर आप कब्जे में हैं, आप कोर्ट फीस से भगना चाहते हैं कि कोर्ट फीस इतना कहाँ से लेकर आएंगे, किस तरह से हम भरेंगे, किस तरह से बंटवारा होगा, अगर पोजीशन आपके पास है तो कोर्ट फी आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आप अपने लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और उसका बंटवारा में आप जा सकते हैं और एक पार्टीशन सूट का आपको हक बनता है, आप डाल सकते हैं। मेरठ से एक कॉलर हमारे साथ है, शौकत। हेलो हेलो जी, जल्दी से अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? देखिए, हमारा सवाल ये है, असाइनमेंट जमीन थी 5 एकड़। जी हेलो जी, सवाल पूरा करें। असाइनमेंट जमीन थी 5 एकड़ हमारी जी, तो हमारे वालदा के नाम पे थी वो जी, तो वालदा के नाम पे थी। हमारे वालिद साहब रहे तक हम वो कास्ट करे वो करे, वालिद साहब गुजर जाने के बाद जो है सो जी वो काज करना छोड़ दिए। क्यों बोले तो कोई लड़के नहीं है, मैं अकेली लड़की थी जी। तो उसके अलावा क्या हुआ, हम परेशान रहे, समझो वालिद बीमार हो गए। जी जी, आगे बताएं। हाँ, तो वो जमीन पे हम जरा गए नहीं, देखे नहीं जी। तो हम जब 90 में जो है सो मालूम हुआ, हमारे वालिद साहब के दोस्त आके बोले कि जो है सो जरा आके पेपर होंगे, देखो बेटा जमीन है फलानी जगह, बतो मालूम करके निकाले तक जमीन के पेपर मिल गए। तो हम वहाँ गए, जाके वहाँ पे कार्रवाई करने लगे, वहाँ के पटवारी से मिले तो उनको तो मेरे नाम पे करो, मेरे को होना बोल के। मैं बोली मेरे को 2 लड़कियां हैं, ऐसा वो तो ठीक है बोल के। उन्होंने क्या करे, बाद पेपर यानी एमटी पेपर पे साइन ले लिए मेरी। जी साइन ले लेके देखिए, आप अपना सवाल जल्दी पूरा करें, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। अच्छा ठीक है, करता हूँ बोल के क्या करे, उन्होंने उनके नाम पे कर लिए। देखिए, आपने जो सवाल बताया है उससे क्लियर ये हो रहा है कि आपसे ऐसे कागज़ पर दस्तखत कर लिए जिसको आप जानती नहीं थी और उस प्रॉपर्टी को आपके डायरेक्ट आपके वालिद के नाम से, आपके नाम से ना आने देकर किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है जैसा कि आप बता रही हैं और इस तरह से आपने का दस्तखत को उन्होंने मिसयूज़ कर लिया है तो ये 420 का केस है। आप एक पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, फिर उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए और कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।